गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने लेसन पढ़ा स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। तो इसमें आपको कुछ समझ आया होगा। आधा चैप्टर हमने पढ़ा, आधा हम आज पढ़ेंगे। तो स्वास्थ्य हम किस से लेते हैं? स्वास्थ्य से हमारा क्या अभिप्राय है? खांसी, सर्दी, जुकाम ये ना हो या हम ठीक रहें, इसे स्वास्थ्य कहते हैं। लेकिन नहीं, स्वास्थ्य की विस्तृत भूमिका है। क्या भूमिका है कि हमें जो है स्वच्छ पानी मिले, आसपास का हमें वातावरण स्वच्छ मिले, ये सब जो है स्वास्थ्य के अंदर आता है। तो कल हमने जो हाकिम शेख की कहानी भी पढ़ी थी। क्या था हाकिम शेख की कहानी? कि वो उनको जो है गंभीर चोट आई थी और उनको अस्पतालों ने भर्ती करने से मना कर दिया था, आगे आगे भेजा जा रहा था। फिर उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाया। ये सब हमने पढ़ा ना। तो आपसे कहा था कि आप बताओ कि अगर आप न्यायाधीश होते तो आप क्या करते। तो आपने सोचा आप क्या करते। और उसके बाद हमने एक अमन और रंजन की कहानी भी पढ़ी थी कि रंजन जो है बहुत अमीर घर का बच्चा है और अमन है गरीब घर का बच्चा है। तो दोनों को बुखार हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, दोनों अलग अलग हॉस्पिटल में जाते हैं। तो निजी अस्पताल की क्या सुविधाएं थी और सरकारी अस्पताल में उसको क्या सुविधाएं मिली, ये भी हमने पढ़ा। तो ये हमारी जो है सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कहानी थी। अब हम पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें प्रश्न आते हैं, रंजन को इतना अधिक पैसा क्यों खर्च करना पड़ा? कारण बताइए। बता सकते हैं ना आप? हमने पढ़े हैं कि क्यों खर्च करना पड़ा उसको ज़्यादा पैसा। क्योंकि वो निजी अस्पताल था, उसमें स्टाफ जो है निजी लगा हुआ था, उनकी जो है खर्चा वहन था वो निजी लोग करते थे, निजी संस्था उसको चलाती थी। सरकारी अस्पताल में अमन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आपके अस्पताल, आपके विचार में अस्पताल कैसे बेहतर ढंग से काम कर सकता है, चर्चा कीजिए। तो इस पे भी आपको प्रश्न लिखना है। पता है ना आपको अमन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जब आप बीमार होते हो तो कहाँ जाते हो? कहाँ जाते हो? सबसे पहले तो हम किसी गांव के ही हॉस्पिटल में जाते हैं, उसके बाद अगर नहीं वहाँ से ठीक हो तो फिर बाहर जाते हैं। क्या आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। निजी चिकित्सालयों में हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चर्चा कीजिए। तो निजी कौन से होते हैं? निजी होते हैं प्राइवेट। तो प्राइवेट में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? कोई खास नहीं करना पड़ता, बस पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। तो सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं? आज हम इस पर चर्चा करेंगे। उपयुक्त कहानी से आप समझ गए हो कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को दो मोटे वर्गों में बांट सकते हैं। दो कौन से हैं? एक है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और दूसरा वह है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। अब हम पढ़ेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहाँ पर एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे छोटी मोटी बीमारी होती हैं तो यही दे देते हैं। और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गाँव की ज़रूरत को पूरा करता है। यानी एक गाँव में अगर कोई स्वास्थ्य केंद्र है तो उससे आसपास के कई गाँव भी जुड़े होते हैं, वो भी वहीं आकर अपनी दवाई लेते हैं, प्राथमिक इलाज लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र ये जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख में कार्य करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया। और ऐसे भी विशेष सरकारी अस्पताल हैं जिसका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में हुआ था। तो हाकिम शेख था, वो भी कई सरकारी अस्पतालों में गया था, तो इसका मतलब उसके शहर में कई सरकारी अस्पताल हैं। तो अब ये पॉइंट है, इधर साइड में पॉइंट आता है, हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए? कर समझते हो? कर, टैक्स जो हमारी आमदनी के ऊपर सरकार कर लगाती है, तो वो क्यों देना चाहिए? हम कहते हैं हमारी कमाई है, हम क्यों कर दें? तो उस कर को सरकार कैसे उपयोग में लाती है? उस कर से
सड़कें बनती हैं, अस्पताल खुलते हैं, स्कूलों का प्रबंध होता है, तो जो सारी सुविधाएं सरकार उपलब्ध करवाती है, सार्वजनिक सेवाएं, वो इसी कर के द्वारा। सरकार कर से प्राप्त धन को उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं से सभी नागरिकों को लाभ होता है, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते। अब हर नागरिक अपनी नहीं कर सकता व्यवस्था, तो ये सब किससे चलता है? हमारा देश कर से चलता है। करों से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिससे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत एवं पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित कार्यक्रमों को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। सरकार खास तौर से गरीबों के लिए कुछ सेवाएं प्रदान करती है जो वे बाजार से नहीं खरीद पाते। इसका एक उदाहरण स्वास्थ्य संबंधी सेवा है। क्या आप ऐसा उदाहरण दे सकते हैं? दे सकते हैं। और सरकार क्या करती है? एक तो हॉस्पिटल बनवाती है, और क्या करती है? जैसे स्कूल बनवाए हैं, इस तरह से राशन की व्यवस्था है, जो राशन की सस्ती दुकानें हैं उनका भी प्रबंध करती है। तो अब हम इधर आएंगे पॉइंट पर, जो है हमने ऊपर पढ़ा कि इस स्वास्थ्य सेवाओं को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। जो स्वास्थ्य सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती है तो कई कारणों से सार्वजनिक यानी सबके लिए। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। अभी हमने पढ़ा ना, टैक्स के रूप में। इसीलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। अब तो आजकल तो देखो सबसे बड़ा उदाहरण चल रहा है कि जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, उसका इलाज सरकारी अस्पतालों में हो रहा है। उनकी टेस्टिंग चल रही है। तो कितना खर्चा आता है सरकार का? ये सब कहाँ से आता है? टैक्स से पूरा होता है। तो इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घर की छतों आदि पर पानी एकत्र न होने दें। तो सबको इसमें सहयोग देना होगा। हाकिम शेख के प्रकरण को पुनः याद कीजिए। क्या आप जानना चाहते हैं कि उनके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? अच्छा, आपने क्या सोचा था क्या निर्णय देंगे अगर हम जज होते? तो अब देखो कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार की ड्यूटी है कि वो सबको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाए। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें जो है उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही। अदालत ने भी यह कहा कि सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। आकस्मिक यानी अचानक कोई ऐसी बीमारी आ जाती है तो उसको अस्पताल और उसके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख को इलाज करने से मना कर दिया। इसीलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह हाकिम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करे। अब इधर एक तस्वीर देखिए। एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक औरत। यूनिसेफ के अनुसार हर साल 20 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों से मर जाते हैं
जिन्हें रोक पाना संभव है, यानी रोक सकते थे लेकिन रोक नहीं सके। अब हमने पढ़ा ये सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। अब हम पढ़ेंगे निजी स्वास्थ्य सेवाएं। अब इधर से जो है ब्लू कलर में जो प्रिंट है इसको पढ़ेंगे। किन किन अर्थों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध एक सेवा है? किन किन अर्थों में यह बताएंगे। कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों अथवा अस्पतालों की सूची बनाइए जो आपके घर के पास है। अपने अनुभव से अथवा उनमें से किसी एक जगह के एक केंद्र में जो है चलाने वाले लोगों को का और वहाँ दो दी जाने वाली सुविधाओं की का पता लगाइए। जो आपके जो गांव में है ना, तो उसकी पता लगाओ क्या क्या सुविधाएं हैं। निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती हैं? हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RMP मिल जाते हैं। RMP डॉक्टर होते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। निजी यानी प्राइवेट। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं जिनको हम लैब बोल देते हैं। प्रयोगशाला हिंदी का शब्द है, लेबोरेटरी इंग्लिश में है, तो हम ज़्यादातर इंग्लिश उपयोग करते हैं। जो परीक्षण करती हैं वह विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड। ऐसी दुकानें भी हैं जहाँ से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। जैसा कि नाम से ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता, यानी सरकार का इसमें रोल नहीं होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है, तो इसीलिए जो है आम गरीब लोग नहीं जा पाते हैं वहाँ। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी हैं। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती हैं। अब इधर तस्वीर है एक दिल्ली के एक प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीज की देखभाल का कमरा। स्वास्थ्य सेवा और सामान्यता क्या सबके लिए प्राप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? स्वास्थ्य सेवा और समानता का हमने पहले पाठ पढ़ा था, तो उसके अंदर क्या था कि सब लोग समान हैं। तो क्या सब समान है? नहीं। समान किसमें है? राजनीतिक रूप में समान है कि सबको वोट डालने का अधिकार है, किसी भी नौकरी के लिए आवेदन करने का अधिकार है, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन स्वास्थ्य सेवा और समानता, आप बताओ क्या स्वास्थ्य सेवाएं जो है सबके लिए पर्याप्त हैं? हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहाँ निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। ये सेवाएं लाभ कमाने के लिए चलाई जाती हैं, इसलिए इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग खरीदने में असमर्थ नहीं होते, इसीलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। तो आपके घर के पास कौन कौन सी निजी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं और उन्हें चलाने वाले लोगों और वहाँ दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाइए। निजी सेवाएं यानी जैसे प्राइवेट स्कूल हैं, ये निजी सेवा है। प्राइवेट हॉस्पिटल है या डॉक्टर है, वो भी निजी सेवाएं हैं। अधिक पैसा कमाने के लिए निजी सेवाएं प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनका उपयोग नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए प्राय देखा जाता है कि बहुत से डॉक्टर अनावश्यक दवाइयाँ, इंजेक्शन या सलाइन बॉटल आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण दवा या गोली ही पर्याप्त हो सकती है। जैसे हमने देखा कि रंजन और जो अमन था, दोनों को उसको बहुत सारी दवाइयाँ दी और उसको एक ही गोली दी अमन को, और उसी में भी वो ठीक हो गया। ग्रामीण इलाकों में अक्सर एक जीप ही मरीजों के लिए चलता फिरता दवाखाना बन जाती है। तो ये आगे है, तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में या किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेच देते हैं। आपने भी देखा होगा, कई बार हमें ऐसा होता है कि उधार लेकर भी दवाई लेनी पड़ती है या अपनी संपत्ति बेचनी पड़ती है।
गरीब लोगों को के लिए परिवार में हर बीमारी की चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता। इसलिए उन्हें बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्च में उनकी हालत और खराब हो जाती है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम है और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते। वहाँ निजी सेवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। अब इसके लिए अब हम ये हमारा लेसन अभी पूरा पढ़ लिया जाए। क्या कहते हैं, अब पढ़ लिया जाए या चलो पढ़ लेते हैं आज इसको। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण को देखिए। अब जो है केरल का अनुभव है। केरल में, अब इधर भारत के नक्शे में केरल दिख रहा है आपको। ये जो है आपको ये पॉइंट है पिंक कलर से। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया। इसमें से पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इसलिए गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया और इतने प्रयत्नों के बाद कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टर का न होना इत्यादि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। आइए अब एक अन्य देश का उदाहरण देखें और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उनकी कार्यपद्धति को जानें। कोस्टारिका का तरीका। कोस्टारिका को दक्षिणी अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्ष पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इसलिए उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों को खर्च करने में मदद मिली। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है। अगर देश स्वस्थ है तो अपने आप ही देश का विकास हो जाता है। इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार ने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा के लिए एक जरूरी भाग है। तो अब हमारा जो ये चैप्टर फिनिश होता है। इसके जो है हमें अब प्रश्न उत्तर हैं। संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। तो पोषाहार के लिए हमारी सरकार ने योजना जैसे तुम्हारे लिए चलाई हुई है। तो मिड डे मील की योजना है कि कम से कम एक समय जब स्कूल में बच्चा आता है तो उसको पोषाहार मिल सके। तो इसके बच्चे ये प्रश्न उत्तर हैं। ये मैंने आपको पूरा समझाया है, पाठ भी पढ़ा है। आपको ये प्रश्न उत्तर खुद बनाने हैं, खुद लिखने हैं इनके आंसर। अगर आप नहीं बना पाते तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको इनके फिर उत्तर भी समझाऊंगी। जैसे पहले 3 प्रश्न हैं। तीसरे प्रश्न के अंदर देखिए, सुविधा, निजी और सार्वजनिक सेवाओं का मूल्य क्या है और सेवाओं की उपलब्धता कितनी है, इसकी आपको तालिका बनानी है।
अगला प्रश्न भी है, पानी में साफ सफाई और गुणवत्ता को सुधार के लिए अनेक बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। उदाहरण के लिए इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अब शब्द संकलन ये भी आपको लिखना है। सार्वजनिक किसे कहते हैं, निजी किसे कहते हैं, चिकित्सा, पर्यटक, संचारणीय बीमारियां, ओपीडी, ये क्या है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो इसे हम अब समाप्त करते हैं।